बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शरीफ फैमिली बिलखुसूस नवाज शरीफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ साथ आज बीबीसी ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है जिसमें साबिक रिटायर्ड ऑफिसर्स ने फ़ौजी ऑफिसर्स ने किस तरह आईएसपीआर के मौक़िफ़ को आगे पहुंचाने और आईएसपीआर को की दिफा करने से साफ-साफ उन्होंने कैसे इनकार किया है। इस रिपोर्ट में तल्ख़-ख़ेज़ किस्म की कहानी सामने आ चुकी है, इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तो एक ख्वाब बनकर रह चुका है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर आज तहरीक-इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ी और नाइंसाफ़ी हो चुकी है। इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक इंटरनेशनल इदारे से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि शरीफ फैमिली बिलखुसूस नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारों को मैनेज करने की वो कोशिश कर रहे हैं और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों के ऊपर वो दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि वो उनके लिए पूरी गेम प्लान जो है वो तरतीब देकर इलेक्शन को मैनेज करें, उनके लिए धांधली करें और उनकी जीत यकीनी बनाने में अपना किरदार लाजमी अदा करें। तो यूँ इस वक्त नवाज शरीफ जो हैं वो तमाम इदारों के ऊपर एक दबाव बढ़ा रहे हैं, जो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में इंतखाबात के जो नताइज आएँगे वो बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात उस हवाले से ज़्यादा बढ़ने का खदशा है और जो नताइज सामने आएँगे वो किसी सूरत दीगर जमातों के लिए तसल्ली बख्श नताइज नहीं आ सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये वाज़ेह किया है कि इदारों के ऊपर इस वक़्त नवाज शरीफ जो है वो मुदाखलत कर रहा है और उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ-साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये उम्मीद का भी इज़हार किया है कि हम पूरी यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है ये दबाव बढ़ने के बावजूद भी दबाव पर नहीं आकर वो पाकिस्तान में साफ़ और शफ़ाफ इंतखाबात के इनेकाद में अपना किरदार जो है वो बेहतर तरीके से अदा करने में कामयाब होंगे। वहीं साथ-साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के साथ आगे बढ़ने में, साथ लेके चलने में, उनके साथ किसी तरीके से भी हुकूमती मामलात पर मिल के आगे बढ़ना सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मीसाक-ए-जमहूरियत वाली जो मुस्लिम लीग नून थी वो अब ये नहीं रही है, बल्कि बादशाह सलामत को इक़्तिदार हासिल करने में और फिर अमीरुल मोमिनीन बनने के नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी है और उसके लिए वो तमाम जो उसूल हैं उसकी पामाली करने में वो दरेग ही नहीं कर रहे हैं। तो लिहाज़ा अब मुस्लिम लीग नून के साथ किसी सूरत जो है वो हम एक इत्तेहाद के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि मैं इनके साथ आगे चल सकूँ। इससे पहले अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के साथ बड़े कोऑपरेट करके कई वो वक़्तों में साथ आगे बढ़ चुके हैं और बिलख़ुसूस शहीद बेनज़ीर भुट्टो से लेकर ज़रदारी के दौर हुकूमत तक जो है वो मुख्तलिफ़ वक़्तों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे को एंटरटेन ज़रूर किया जा चुका है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी पॉलिसी वो आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि अगर मैं मुस्लिम लीग नून के साथ आगे बढ़ जाऊँगा, अगर इनको साथ लेके चलने की कोशिश मैं करूँगा, तो उससे मुस्लिम लीग नून के साथ चलने की वजह से जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा मुझसे दूर हो सकती है। तो जिस तरह इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक नैरेटिव को लेकर आगे आगे सामने और उससे जो यूथ थी वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आहिस्ता-आहिस्ता इस नैरेटिव को आम करना वो चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने वाज़ेह तरीके से कहा है कि आइंदा जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो मुस्लिम लीग नून के साथ चलते हैं या नहीं, क्योंकि अगर इक़्तिदार जो है वो मुस्लिम लीग नून को वफाकी हुकूमत अगर मिल जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कम से कम सिंध के अंदर जो है वो हुकूमत यकीनी बन सकती है। अगर मुस्लिम लीग नून को पंजाब और
बलूचिस्तान की हुकूमत अगर वो लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसमें मुमकिन भी है, पंजाब की हुकूमत भी ले सकते हैं। फिर आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर तो तमाम चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहे जितवाती है वहाँ से, और फिर वो जिसकी झोली में चाहें वहाँ वो डाल सकती है। तो यकीनन वो मुस्लिम लीग नून की ही झोली में आएँगे। बलूचिस्तान से जितने भी जो मुंतखब अरकान असम्बली होंगे, वो सारे जो हैं मुस्लिम लीग नून की झोली में वो फेंक सकते हैं। तो यूँ वहाँ भी हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की बन सकती है। लेकिन बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन पोज़ीशन में मुस्लिम लीग नून जा सकती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और इस वक़्त तो वोट बैंक उनका पीक पर पहुँच चुका है। तो बिलख़ुसूस पूरे रियासत को भी चीज़ें मैनेज करने में आसानी नहीं होगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो तहरीक इंसाफ की अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन जाती है, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक दर्द सर बन सकती है। लेकिन जहाँ तक पंजाब के अंदर भी और कराची से भी पीपल्स पार्टी जो है वो कई नशस्तें निकालने में कामयाब हो जाती है। जहाँ कराची से वो पहले 3 4 से 5 नशस्तें हासिल करने में पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती थी। अब कराची से वो 8 से 10 नशस्तें निकालने में कामयाब हो सकती है और उसके लिए स्ट्रगल जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक़्त मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। तो यूँ इस वक़्त जो है बाकायदा इस फ़ॉर्मूले के साथ काम जारी है और देखना ये है कि ये रियासती नैरेटिव को आम करके जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, उसी तरीके से नताइज सामने आते हैं, तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को वफाकी हुकूमत हवाले कर सकते हैं। अगर इसके नताइज बरअक्स आ जाते हैं, तो फिर उससे मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना तो माशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जे हो सकती है। उसके साथ-साथ नाज़रीन एक और बड़ी खबर जो मैं इंट्रो में बता चुका हूँ कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में बीबीसी ने ये कहा है कि बाकायदा उन्होंने मुख्तलिफ रिटायर्ड फ़ौजी ऑफ़िसर्स से उन्होंने राब्ता किया और जो राब्ता कर चुके हैं, उसमें कहीं भी किसी जो रिटायर्ड ऑफ़िसर था उसने बिलख़ुसूस इस वक़्त आईएसपीआर के मौक़िफ़ की तायद और फिर उनके एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर यानी हर वक़्त तैयार जो होते थे, बिलख़ुसूस आप सब बख़ूबी आगाह हैं कि इससे पहले जितने भी फ़ौजी ऑफ़िसर्स होते थे, वो बाकायदा उनको आईएसपीआर की जानिब से ही टास्क दिया जाता था कि आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में जाएँ और वहाँ आईएसपीआर के मौक़िफ़ को आप लोगों ने आगे बढ़ाना है और आप लोगों ने बाकायदा फ़ौज की आप लोगों ने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में बैठकर नुमाइंदगी करनी है। यूँ हर टीवी चैनल में कोई भी फ़ौजी ऑफ़िसर यानी मेजर जनरल के रैंक पे होता था या फिर मतलब जो भी ब्रिगेडियर से ऊपर रैंक के जितने भी रिटायर्ड ऑफ़िसर्स थे, वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में दिफ़ाई तज्ज़िये-निगारों के तौर पर उनको लिया जाता था और फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ दिफ़ा पर ही नहीं बल्कि वो सियासत के ऊपर भी बात करते थे और फिर वो आईएसपीआर के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा किरदार होता था। लेकिन 9 मई के वाक़ये के बाद जो है मेजॉरिटी पे मतलब मैं कहूँ अगर सब फ़ौजी ऑफ़िसर्स ने रिटायर्ड उन्होंने आईएसपीआर के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने से साफ़ इनकार करते हुए वो ख़ामोशी उन्होंने इख्तियार की है। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो किसी तरीके से भी खुश नहीं है। तो बीबीसी की जानिब से जो रिपोर्ट की गई है, उस रिपोर्ट में बाकायदा उन्होंने चंद फ़ौजी जो रिटायर्ड ऑफ़िसर्स थे उनका मौक़िफ़ उन्होंने बाकायदा रिटन फ़ॉर्म में उन्होंने सामने रखा है और उसमें बाकायदा कई फ़ौजी ऑफ़िसर्स ने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि 9 मई के वाक़ये के बाद जिस तरह हमारी मॉनिटरिंग हो गई, हमारे हमारे फ़ोन टेप्स हुए, फिर उसके साथ-साथ हमारे घरों में छापे मारे गए, उससे यकीनन हमारी दिल आज़ारी हुई है, हमें तकलीफ़ हुआ है कि हमारे ही इदारे ने हमें कई मुश्किलात पैदा किया है, तो अब हम उनके हक़ में क्यों बोलें? उनमें से कई फ़ौजी ऑफ़िसर्स को तो बाकायदा आईएसपीआर बुलाया भी गया है कि आप मौक़िफ़ जो है वो आईएसपीआर के आगे आगे लेके आने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने साफ़ ये इनकार किया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ फ़ौज का जो रवैया था वो अपने अपने इदारे के होने के बावजूद हमारे साथ सही नहीं रहा है। उसके साथ-साथ बीबीसी ने एक ख़ातून जो एक किसी फ़ौजी ऑफ़िसर्स की वाइफ़ थी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि मेरे घर में फ़ौजी के ही जवानों ने ही दवा बोला और जिस तरह वो मेरे घर के अंदर घुस गए, उससे हमारी दिल आज़ारी हुई और उससे हमें तकलीफ़ हो गई है। तो यूँ अब जो हैं हम इनके मुख्तलिफ़ महाज़ में इनके मौक़िफ़ की तायद और इनका दिफ़ा करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो यूँ बीबीसी की उस रिपोर्ट से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि फ़ौज के जो रिटायर्ड जो ऑफ़िसर्स थे,
وہ بھی اب آئسپیئر کا دفاع کرنے ٹی وی چینلز میں بیٹھ کر انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہیں ان کے اوپر سختیاں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ تقریباً 3 سے 4 ریٹائرڈ فوجی آفیسرز ایسے تھے جن کے بچے، ان کے داماد، ان کی وائفس جو تھی وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں اس وقت قید و بند کی صحبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو ان تمام معاملات کو مد نظر رکھ کر وہ اس وقت آئی ایس پی آر کے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بڑی اپڈیٹ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ شروع دن سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے چیخ و پکار جو الیکشن کمیشن سے لے کر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک کی گئی، لیکن لیول پلینگ فیلڈ ایک خواب ہی بن کر رہ گیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی کمپین تک کرنے کی پرمیشن نہیں ملی، اور اس وقت تحریک انصاف کو ایک بھی انتخابی مہم کو آگے بڑھانے کے لیے جلسے کا انعقاد کرنا نہیں دیا گیا، اور کہیں بھی کارنر میٹنگ کرنے کی اگر تحریک انصاف کی جانب سے کوشش کی جاتی تھی تو وہاں پولیس کی جانب سے دعویٰ بولا جاتا تھا، اور پھر ان کے وہاں سے گرفتاریاں، ان پر تشدد، اور پھر ان کو ہراساں مختلف حربے استعمال کیے جا رہے تھے۔ کراچی میں بھی یہی ہوا، تین تلوار کے ایریا پر جو تحریک انصاف کے کارکن اور پولیس کے درمیان جو تصادم ہوا اس سے بھلا کون واقف نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، لکی مروت کے ایریا میں، اور اندرون پنجاب میں یہ سب کچھ ہوا ہے، پنڈی میں اس طرح ہوا ہے۔ تو یوں تحریک انصاف کو باقاعدہ کارنر میٹنگ کرنے کی بھی پرمیشن نہیں تھی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کئی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ بھی گراؤنڈ میں موجود نہیں تھی، ان میں سے کئی گرفتار تھے، کچھ رپوش تھے، خود عمران خان قید و بند کی صحبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو یوں اس وقت تحریک انصاف کے لیے بھی گراؤنڈ میں سپیس ان کے قائدین کو بھی نہیں مل رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کی سیاسی جو کمپین تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ تو یوں اب جو ہیں کل یعنی 6 تاریخ رات 12 بجے کے بعد جو ہے سیاسی کمپین کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے گا، اور باقاعدہ آفیشیلی ان کو سیاسی کمپین کو بند کرنے کا باقاعدہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آرڈر جاری ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ صاف ظاہر ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے، یہ ہر کوئی کہے گا کہ سیاسی کمپین کرنے کی پرمیشن ملی، سوائے تحریک انصاف جس کو نہ تو سیاسی کمپین کرنے کا حق دیا گیا اور نہ تو انہیں ایک بھی جلسہ کرنے کی پرمیشن دی گئی۔ ایون یہاں تک کہ سوشل میڈیا میں جو آن لائن ڈیجیٹل انہوں نے جو جلسوں کا انعقاد کیا تھا ان میں سے بھی 2 جلسوں میں انہوں نے پابندی عائد کر کے ان کو کرنا نہیں دیا، باقاعدہ پورا نیٹ ورک جو ہے ان کی وجہ سے ڈاؤن کیا گیا، اس سے کئی کروڑوں کا پاکستان کو نقصان بھی ہو چکا ہے۔ تو اس وقت جو ہیں پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں ہے، اور الیکشن کے نتائج اگر الٹے آنے کی صورت میں پھر ریاستی اداروں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں خدشے یہی ہے، خطرہ یہی ہے، اندیشہ یہی ہے کہ پاکستان میں نہ تو سیاسی طور پر استحکام آ سکتا ہے، نہ تو معاشی استحکام اس ملک میں آنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔